अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत और आज की वीडियो में हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है स्ट्रोक में, हमने जो जितने केसेस हैंडल किए हैं, हमने किस तरह के केसेस हैंडल किए हैं, कौन से टाइप्स होती हैं स्ट्रोक की और उनको मैनेजमेंट कैसे करते हैं स्ट्रोक की, एक्यूट मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। हमने जो अपनी अभी तक जो सीखा है, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और आज की वीडियो स्पेशली उन डॉक्टर्स के बारे में जो यंग डॉक्टर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं या एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रहे हैं या कहीं पे बीएचयू सेटिंग में बैठे हुए हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर जो अभी स्टडी कर रहे हैं और फ्यूचर में उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस में आना है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो एक्चुअली ऑलमोस्ट अभी तक 6 मंथ में मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं, ऑलमोस्ट 45 to 46 केसेस ऑफ स्ट्रोक मैंने हैंडल किए हैं। अच्छा, इनमें दो टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अच्छा, इस्कीमिक स्ट्रोक ये होता है कि जब हमारे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो जाती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो मतलब इतनी नहीं हो पाती, 100% ब्लड सप्लाई नहीं होती, उससे कम हो जाती है और हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन सेल्स डेथ होना शुरू हो जाती है, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और ब्रेन के अंदर ब्लड आ जाता है, तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अच्छा, दोनों टाइप के स्ट्रोक में ये होता है कि जब भी आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो आपने उसकी मसल पावर चेक करनी है। उसकी मसल पावर एक साइड पे या दोनों साइड पे या अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में डिक्रीज हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है या स्पीच डिस्टर्बेंस होती है या फेशियल पाल्सी भी आ सकती है बाजू का सम पेशेंट में, या लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में मोटर मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, या होती भी हैं तो इतनी नहीं होती, 3/5 होती हैं, 4/5 होती हैं या 2/5 या 1/5 होती हैं। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो प्लांटर रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो स्ट्रोक के पेशेंट में बेबिंस्की रिफ्लेक्स अप गोइंग होता है, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो साइन एंड सिम्टम्स हो गया। असल में मैं जो आप स्ट्रोक के बारे में आज को डिस्कस करने वाला था वो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, आपने स्ट्रोक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसमें आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आप सिटी ब्रेन करते हैं। अच्छा, सिटी ब्रेन में ये होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें हाइपोडेंस लीजन होती है और जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें हाइपरडेंस लीजन होती है। मसलन जो सिंपली मैं आपको ये बताऊं कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो आपको नज़र आता है वो ब्रेन शेडो से ब्लैक होता है, नॉर्मल ब्रेन शेडो से ब्लैक एरिया आपको नज़र आता है। अच्छा, ये CSF भी आपको ब्लैक नज़र आता है, लेकिन CSF के एरिया डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रोक एरिया। अच्छा, और जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें जो ब्रेन के जो आपको शेडो नज़र आता है सीटी स्कैन में वो वाइट होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेन एरिया, नॉर्मल ब्रेन एरिया, तो वो एरिया वाइट नज़र आता है। तो इस्कीमिक स्ट्रोक में आपको ब्लैक नज़र आएगा और हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको वाइट नज़र आएगा। ये सिंपल एक वो है। जब आप पेशेंट देखते हैं, आपकी एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत इजीली आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अच्छा, इसके अलावा जो आप इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट में कर सकते हैं, आप लोग इसके लिए सबसे पहले ECG कराएं, क्योंकि बाज़ औक़ात AFib जो होता है वो भी इस्कीमिक स्ट्रोक करता है। और इसके बाद आपने RFTs चेक करने के पेशेंट वेदर उसके रीनल फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं है, उसके मुताबिक आपने उसको प्लान करना है। फिर आप LFTs और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन RBS, ECG, चेस्ट एक्सरे ये सारा वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं। अच्छा, बाद औक़ात होमोसिस्टिन लेवल, बाद औक़ात ये होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में होमोसिस्टिन लेवल भी ज़्यादा होता है और वो भी एक होमोसिस्टिन यूरिया एक डिजीज़ है, वो भी इसके स्ट्रोक पेशेंट में पाई जाती है, तो वो भी आप लोग होमोसिस्टिन लेवल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों की मैनेजमेंट। सबसे पहले जब भी आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आए तो आपने उसको NPO करना है, NBM, नथिंग पेरोरल या नील बायोरल। तो आपने उसको मतलब फ्लूइड इनटेक या जो भी है फूड इनटेक वो आपने स्टॉप करना है थ्रू माउथ। उसको आप लोगों ने NG करनी है, NG के थ्रू फीड करना है। फिर आपने उसको फोली करनी है। ये दो काम तो आपने फ़ौरन ही कर लेने, NG फोली, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, ये आप लोग सब लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको सिटी ब्रेन आ जाए, सिटी ब्रेन करने से भी पहले आप लोग मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले आपने 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन देती हैं, जिस तरह हम सेफ्ट्रिक्सोन देते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, तो ये देनी है। इसके अलावा आपने उसका BP देखना है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हेमरेजिक स्ट्रोक में BP ज़्यादा होता है और इस्कीमिक स्ट्रोक में नॉर्मल होता है या ज़्यादा होता है, तो BP आप लोगों ने मैनेज करना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम लबीटोलॉल वगैरह देते हैं,
लबीटालॉल देने का तरीका ये है कि 1 एम्प्यूल इन 100 ml नॉर्मल सलाइन आगे स्टेट में दे सकते हैं, या आप लोग 2 एम्प्यूल भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बीपी, या आप लोग इसमें डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। अगर आप लबीटालॉल नहीं देना चाहते तो आप लोग डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने उसके बीपी को स्लोली डाउन करना है, या एकदम डाउन नहीं करना है। तो सबसे पहले 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रिक्सोन, फिर अपने बीपी कम करना है थ्रू डायूरेटिक्स और लबीटालॉल, फिर आपने उसको कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, या तो वो डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव या बोथ होते हैं। तो उन बोथ में आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है, जिसमें हम स्टैटिन्स वगैरह उनको दे सकते हैं ये लोग। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है एंटीकोगुलेंट लाइक डिस्प्रिन वगैरह, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, लोप्रिन या क्लोपिडोग्रिल। ये मेडिसिन आप लोगों ने किन पेशेंट में देनी है और किन में नहीं देनी। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक डिफरेंशिएटिंग ड्रग है कि आपके पास अगर हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो आपने एंटीकोगुलेंट नहीं देनी है, क्योंकि ऑलरेडी हेमरेज हुई है, उसका ब्लीड हो रहा है। और अगर इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें आप लोगों ने एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देनी है लाइक एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल या ये चीज़ें, तो वो आप लोगों ने इस्कीमिक स्ट्रोक में देनी है, हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं देनी। अच्छा, नेक्स्ट है मैनिटॉल। हम लोग मैनिटॉल भी देते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक में। क्यों देते हैं? क्योंकि मैनिटॉल में जब ब्लीड होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और पेशेंट का बीपी फर्दर राइज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम मैनिटॉल भी दे सकते हैं। मैनिटॉल आप थोड़ा स्लो इन्फ्यूजन में दें, कम दें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि अगर मैनिटॉल की कॉम्प्लिकेशन में ये आता है कि आप लोग बीपी रेज भी हो सकता है, लो भी करते हैं और रेज भी हो सकता है। अगर आपने क्विक इन्फ्यूजन में दिया तो वो रेज कर देता है, स्लो इन्फ्यूजन में दिया तो वो कम कर देता है। फिर इसके ये प्लूरल इफ्यूजन भी काज कर सकता है, जनरलाइज्ड एडीमा भी काज कर सकता है, और हाइपोवोलीमिया भी काज कर सकता है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया ये भी कर सकता है। और अगर सीवियर कंडीशन में हो तो पेशेंट को फर्दर डिटीरियोराइज लाइक कोमा और शॉक में भी ले जा सकता है। तो आपने मैनिटॉल को भी बड़े जनरलाइज्ड आइडिया से और बड़े तरीके से देना है। तो ये हो गया। तो फर्स्ट पे आप लोगों ने 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रिक्सोन देना है, फिर आपने उसके स्टैटिन देनी है लाइक अटोरोस्टैटिन या जो भी आप लोग स्टैटिन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग देनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है। फिर आपने उसके बीपी को मैनेज करना है थ्रू डायूरेटिक्स या लबीटालॉल। फिर आपने उसको मैनिटॉल, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो मैनिटॉल देना है, अगर हेमरेजिक नहीं है तो मैनिटॉल नहीं देना है। और फिर आप लोगों ने एंटीकोगुलेंट लाइक डिस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल, ये आप लोगों ने हेमरेजिक में नहीं देनी है और इस्कीमिक में देनी है। अच्छा, 2 ड्रग्स, एक मैनिटॉल और एक डिस्प्रिन। मैनिटॉल जो देनी है वो हेमरेजिक में देनी है और डिस्प्रिन जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक में देनी है। डिफरेंस इज दैट। बाकी जो मैंने बताई है वो सब दोनों में देनी है। तो ये आपकी एक्यूट मैनेजमेंट होगी। इसके अलावा एनजी पास करनी है, फोली पास करनी है, उसके इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना है, और बस यही कुछ करना है। इसके अलावा हम स्ट्रोक के पेशेंट के अलावा इस साथ कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, उसके एस्पिरेशन नमूने बाद का जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी एस्पिरेशन नमूनिया कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया होता है, तो वो ऑलरेडी उनके लंग्स ख़राब होते हैं। अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन जो आपने दी हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से वो काम करती हैं। और अगर वो नहीं कर रही तो आप फर्दर भी लंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं थ्रू एंटीबायोटिक्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने फ्लूइड आउटपुट इनपुट रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि बाद वक़्त इन पेशेंट में फ्लूइड लेवल डाउन हो जाता है, फ्लूइड इनटेक कम होता है, तो इनमें ये होता है कि इनके आरएफटी जो किडनी फंक्शन है वो भी डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपने आरएफटीज करवाने, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल और सीरम यूरिया लेवल वो भी आप लोगों ने चेक करने हैं और उनको भी नॉर्मलाइज रेशो में रखना है। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट हो गई। अगर आप BHU सेटिंग में बैठे हैं तो पहले भी मैंने एक मरतबा वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कि आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप स्ट्रोक का सिटी ब्रेन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पेशेंट को एनजी करनी है, फोली करनी है, ब्लड प्रेशर उसका कम करना है और उस पेशेंट को सेंड कर देना है फर्दर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा और आप लोगों को एक्यूट मैनेजमेंट भी आ जाएगी। अगर फिर आप लोगों के कोई कॉम्प्लिकेशन, आप लोगों की कोई क्वेश्चन है या आप लोग हमसे कोई किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर और शुगर 2 ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि स्ट्रोक की मतलब बहुत ज़्यादा 90% या 99% भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक पेशेंट में ये 2 बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। इसको ईजिली मत लें,
क्योंकि एक मरतबा जब स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में फालिज बोलते हैं, एक मरतबा जब फालिज हो जाता है तो उसकी रिकवरी करना बड़ा ही मुश्किल है। उसकी रिकवरी आज तक इम्पॉसिबल है, ये कोई भी पेशेंट फालिज से रिकवर नहीं हो सकता। तो स्ट्रोक और डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करें। अगर आपके घर में कोई इस तरह के पेशेंट हैं, उनको टीच करें, उनको समझाएं कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।